नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी धर्मपथ पर सरकार। जी हां, उज्जैन में सिंगस्त का आयोजन 2028 में होना है, लेकिन इसके लिए मोहन सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है कि हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी साधु संतों के लिए स्थायी आश्रम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा सभी देव स्थानों के आसपास हमारे धर्माचार्य आप आएँ, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन सरकार के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और सरकारी जमीन तो सस्ते दामों पर देने का आरोप लगा ही रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहन सरकार के फैसले से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मोहन का धर्मपथ प्रदेश को विकास के पथ पर कितना आगे ले जाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार की तरह उज्जैन का विकास, धर्मपथ पर मोहन सरकार। राम वनगमन पथ और श्री कृष्ण पथ के निर्माण के ऐलान के बाद अब उज्जैन में भी हरिद्वार की तरह साधु संतों, महंतों, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर के लिए स्थायी आश्रम बन सकेंगे। मोहन सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच मोहन सरकार का ये फैसला कई मायनों में अहम है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है, लिहाजा वो इससे जुड़े फैसले भी लगातार ले रहे हैं। हमारे अपने उज्जैन को हरिद्वार की तर्ज पर धार्मिक शहर के नाते से स्थायी रूप से सभी महंत, महामंडलेश्वर, सभी अखाड़े, सभी संतों के लिए हम अपने उज्जैन में उनको परमानेंट अपना आश्रम बनाएं, इसकी योजना बना करके उनको मौका देना चाह रहे हैं। हरिद्वार में सभी साधु संतों के पास अच्छा आश्रम है, उनकी पर्याप्त जगह है और इसी तरह से उज्जैन में भी हम इस विकास के क्रम को जारी रखें। साधु संतों के आश्रम को बनाने के लिए नियम भी तैयार कर लिए गए हैं। 5 बीघा के एक भूखंड पर ही भवन का निर्माण किया जा सकेगा। शेष 4 बीघा भूखंड खाली रहेगा, जिसमें पार्किंग आदि व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त खुला स्थान रहे। ये अनुमति केवल साधु संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर को ही दी जाएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस का अपना नजरिया है। इस तरह से लोगों को जमीनें बांटना अपने राज्य की, ये कहां तक उचित है, ये तो मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि जहां इतना गरीब राज्य है कि जहां 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जहां इतनी महंगाई है कि ठीक से दाल रोटी नहीं खा पा रहा आदमी, और ऐसी स्थिति में कर्ज में डूबा हुआ है पूरा राज्य, और जमीनें कौड़ियों के भाव बांटना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब कांग्रेस भले ही ये कहे कि बीजेपी कौड़ियों के भाव पर सरकारी जमीन बेच रही है, लेकिन प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का जोर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने पर है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। साथ ही टूरिज्म बढ़ेगा तो प्रदेश भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। खैर, साधु संतों के लिए आश्रम बनाने के फैसले पर सियासत गर्मा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और पहले आप ही से समझने की कोशिश करेंगे कि मोहन सरकार ने जो फैसला लिया है कि शंकराचार्य हों या मठ को या आश्रमों को ज़मीन दी जाएगी ताकि वो स्थायी वहाँ पे ठिकाना बना सकें, 1 बीघा में भवन बना सकें, 4 बीघा खाली रख सकें, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लोग अनपढ़ हैं। उन्हें अकल नहीं है कि किस विषय पर क्या टिप्पणी देना है। उनसे यदि बाइट मांगी जाती तो वो की वो बात पेल देते हैं जो उनको जो है सुनी है। लेकिन या जिनने बाइट दी है उनको तो हम पढ़े लिखे कह सकते हैं, कथा बाँचते थे नहीं, वो कभी। मैं उन्हीं के लिए विशेष रूप से बोल रहा हूँ। इतने बड़े कथाकार हैं
उन्हें ये नहीं मालूम कि आश्रम बनाने की अनुमति देने की बात की गई है, आश्रम बना के सरकार नहीं देगी। ये गलत फहमी में इन लोगों को यही पता नहीं कि किस बात पर आलोचना करना चाहिए हिंदू समाज की और किस बात पर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए वास्तविकता अपने गांव में एक कहावत है शर्मा जी, जी पढ़ा लिखा गंवार। नहीं, वो ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति ये है कि वहां की जो नगर निगम है उसको आश्रम बनाने के लिए अनुमति नहीं दे रही थी अभी तक। सारे अखाड़ों के जो आश्रम बने हुए हैं, बाकी संतों ने और महामंडलेश्वर इन सब लोगों ने अपनी जमीनें खरीद रखी हैं वहां पहले से। उन जमीनों पर निर्माण की अनुमति दिए जाने की बात है और ये तय हुआ है कि 25% पर निर्माण होगा, 75% खाली रखी जाएगी। इससे ये उज्जैन का फायदा ये होने वाला है कि बिजली की, सीवेज की, पानी की जो उस समय हर साल खर्चा करके बनाई जाती है और फिर उखाड़ ली जाती है, वो स्थायी व्यवस्था हो जाएगी और बार बार का जो खर्चा है वो सरकार का बच जाएगा। ये वस्तु स्थिति है। अब इसको इनको मालूम ही नहीं है। मुकेश नायक जी तो विद्वान व्यक्ति। जी शर्मा जी, शर्मा जी लगता कुछ तकनीकी खामी है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। तो प्रभु जी, कांग्रेस इसमें सियासत क्यों कर रही है, जबकि स्पष्ट कहा है मुख्यमंत्री ने कि जो कुंभ क्षेत्र है उसकी ज़मीन से छेड़छाड़ नहीं होगी, और जो हर बार जब हम देखते हैं कुंभ लगता है तो अस्थायी ठिकानों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्या उसमें आपको लग रहा है कि इससे बचत होगी? देखिए ब्रजेश जी, जो शर्मा जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। वैसे भी उज्जैन में पहले से अखाड़ों हैं, वहाँ पे बाकायदा उन अखाड़ों के अपने अपने भवन हैं, उनका ज़मीन है उनके पास, और बहुत सारे जो है संत महात्मा महामंडलेश्वर उनकी भी ज़मीन है वहाँ पर, जहाँ पे कि अनुमति का उनको नहीं मिल पा रही क्योंकि वो सिंहस्थ लगता है वहाँ पर। तो हो सकता है कि उस चक्कर में स्थायी निर्माण की अनुमति अभी तक नहीं दे रहे हों। लेकिन ये जरूर है कि जब सिंहस्थ लगता है तो हर 12 साल में इन्हीं महामंडलेश्वर, इन्हीं संत महात्माओं को अस्थायी तौर पर ज़मीनें अलॉट की जाती हैं, और वहाँ पे सीवेज के लिए लाइन बिछाई जाती है, पीने का पानी बिछाया जाता है, सड़क बनाई जाती, तमाम बिजली की व्यवस्था की जाती, तमाम सुविधाएं नगर निगम प्रशासन या सरकार करती है। अब यदि उनके परमानेंट आश्रम यदि कहीं पर बन जाएंगे तो वो जो है सिंहस्थ के दौरान उनको ज़मीन वहाँ पर जो मांगते हैं, वहाँ पर जो दूसरे लोगों को ज़मीन दी जा सकती है, वहाँ पर टेंट सिटी बनाई जा सकती है श्रद्धालुओं के लिए। तो एक वैकल्पिक एक व्यवस्था ये हो जाएगी कि जो भी आ रहे हैं, जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनके यहाँ रुकें। उनको कथा प्रवचन करना है तो जो कहा गया है कि 25% में निर्माण करेंगे, 75% खुला रखेंगे, तो 75% वो जगह है जहाँ पर उनको कथा वथा करनी है या कोई आयोजन करना है तो अपनी ज़मीन पर आयोजन कर लेंगे। उसके लिए दूसरी ज़मीन या कोई सरकार सड़क किनारे या सरकार के किसी मैदान में या किसी स्कूल के मैदान में, वहाँ पर उनको ज़मीन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ की जो मांग करते हैं वो अपने क्षेत्र में वैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन को विकसित कर लेंगे। वहाँ पर अपनी कथा, अपने भक्तों का रुकने की अस्थायी व्यवस्था या स्थायी व्यवस्था जो भी उनको करना है वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल इससे जो है एक तो नगर की सुंदरता बढ़ेगी। जब हम जो है शहरों को स्वच्छ बनाने, सुंदर बनाने की दिशा में जा रहे हैं तो वो चीज़ होगी, जो उबड़ खाबड़ इधर उधर गंदगी फैलाने का काम होगा वो खत्म होगा, स्थायी व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी। और बाकी जब मेला क्षेत्र है, उस मेला क्षेत्र में जब भी सिंहस्थ मेला लगेगा तो उस दौरान जो है न जो श्रद्धालुओं की तादाद आप देखिए हर बार कुंभ में बढ़ती जा रही है पहले से ज़्यादा, तो स्वाभाविक तौर पर उसके लिए सरकार को ज़्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़े तो उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए व्यवस्थाएं वहाँ पर हो सकेंगी। तो बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का। ये नहीं कह सकते कि नहीं पहली बार दे रहे हैं, वहाँ पर पहले से लोगों के पास ज़मीनें हैं, पहले से वहाँ अखाड़े हैं। हरिद्वार के बाद शायद उज्जैन ही मध्य प्रदेश का इकलौता शहर है जहाँ लगभग तमाम अखाड़े जो हैं प्रदेश के पुराने प्राचीन अखाड़े, उनमें से ज़्यादातर अखाड़ों के यहाँ पर अपने भवन या अपनी ज़मीनें हैं वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का, इसमें कोई राजनीति मुझे नहीं लगता होना चाहिए। अब जहाँ तक मुकेश नायक जी की बात है कि उनको आपत्ति है, तो वो भी कथावाचक हैं, वो भी किसी उससे जरूर कर वो भी चाहें तो वो भी वहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि प्रवचन तो करते ही हैं, कथा तो करते ही हैं, तो कुंभ के दौरान भी वहाँ पर कथा करें। उनका जो ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, उसका लाभ प्रदेश को मिल सकेगा। लेकिन धार्मिक ज्ञान होने के बावजूद भी तो वो कह रहे हैं कि प्रदेश की कंगाली हालत है, कर्ज में डूब रहे हैं, भूखे मर रहे हैं यहाँ लोग, कुपोषण में ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इसके बावजूद कौड़ियों के दाम पर ज़मीन दे रहे हैं। नहीं, कौड़ियों के दाम पे तो देने की बात तो भी सरकार ने की नहीं कि फ्री में देने जा रही है सब ज़मीन। सरकार ने कहा है कि उनको जो अनुमति नहीं मिल रही थी या उनको ज़मीन चाहिए तो उनको ज़मीन देंगे।
अब सरकारी गाइडलाइन जो रेट है, आप याद कीजिए मध्य प्रदेश का, सूर्य शर्मा जी को बहुत अच्छे से याद है, कुशाभाऊ संस्थान की जो ज़मीन है मध्य प्रदेश की, वो पहले जो है 1 रुपये पे या 100 रुपये पे उनको दी गई थी। मामला कोर्ट तक गया, उसके बाद से कौन सी ज़मीन सरकार ने फ्री में दे दी? मुझे नहीं लगता कि पिछले 10-15 सालों में, 15 साल से ज़्यादा समय हो गया है, प्रदेश में कोई सी भी ज़मीन फ्री में दी गई हो। कलेक्टर गाइडलाइन का जो रेट होता है उसके हिसाब से सरकार ज़मीन देती है। मजबूरी है सरकार की, कोई चाह के भी फ्री में आज ज़मीन नहीं दे सकता है। तो ये तो केवल कहने की बात है, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आपको किसी सत्ता पक्ष के किसी भी फैसले को गलत साबित करना है तो अपनी बात कर दीजिए, वेरीफाई मत कीजिए उसके बारे में। यदि आप सत्ता में होते तो मुझे लगता मुकेश नाइक जी यदि सरकार में होते, आज कांग्रेस सरकार होती, मुकेश नाइक जी ये प्रस्ताव रखते कैबिनेट में, ये प्रस्ताव मंजूर होता, तो आज शायद उनकी सोच दूसरी होती, वो दूसरी बातें कर रहे होते। तो बस केवल कहने सुनने का फर्क है, क्योंकि आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां पर आपका नजरिया कुछ और होता है और आप दूसरी जगह पर बैठ जाते हैं तो वहां आपका नजरिया कुछ और होता है। तो शर्मा जी विपक्ष में हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, इस विरोध के मायने क्या हैं कि हम विपक्ष में हैं तो हर चीज का विरोध करना है और कोई उद्देश्य नहीं है, या इसके पीछे कोई एजेंडा है, उनका मकसद है? देखिए ब्रजेश जी, एक जब आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं और सरकार को जो कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है और ऐसा है और वैसा है, ये सब बातें जब आप करते हैं तो आपको नेता का भी तगादा कि आपको कांग्रेस पार्टी को मिली हुई 2 जमीनों में से एक इनको सरेंडर करना चाहिए। जब आपको जवाहर भवन वाली जमीन मिली है, मुफ्त में मिली है, आप वहां व्यवसाय करते हैं, ट्रस्ट सोनिया गांधी जी के ट्रस्ट में शामिल कर दी है वो जमीन, आपका उससे कोई लेना देना नहीं बचा है। आपने जो है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कार्य विस्तार के लिए जमीन ली थी और सोनिया गांधी के राजीव गांधी ट्रस्ट को आपने वो जमीन दे दी। तब आपने क्या किया? आपने जो यहाँ पीसीसी का कार्यालय संचालित कर रहे हैं, ये कौन सी आपने खरीदी थी? भाजपा का कार्यालय भाजपा वालों ने कौन से खरीदी थी? तो ये नैतिकता के प्रश्न हैं। यदि आप साधु संतों के मामले में जिनकी निजी जमीन का मामला है उसके लिए यदि आप टिप्पणियां कर रहे हो, इसका अभिप्राय सीधे सीधे ये है कि आपको ये चाहिए भैया कि आप अपनी छोड़ो और फिर आप इस संबंध में कोई बातचीत करो। तो मुझे ये लग रहा है कि आप वो छोड़ने की कहाँ बात हुई? वो तो 15 माह की सरकार थी, तो आपको भी याद होगा शर्मा जी, कमलनाथ जी ने सब जिलाध्यक्षों से बोल दिया था जमीन ढूंढ लीजिए, जिला कार्यालय खोलना है सबको, हम जमीन देंगे, सस्ते दामों पे देंगे, प्राइम लोकेशन की जमीन ढूंढिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप नैतिकता का प्रश्न उठाते हैं और नैतिक नहीं होते हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम होती है। आपने जब पूरे प्रदेश भर में या भाजपा वालों ने पूरे प्रदेश भर में जब अपने कार्यालय के लिए जमीन ली है, आप अपने लोगों को जमीनें बांटी हैं, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? तब आपने नैतिकता का प्रश्न नहीं उठाया। इस देश में जब आपने वो नैतिकता कहां चली गई थी जब जवाहरलाल नेहरू जी ने धर्मदान विधेयक बना करके सारी मंदिरों पर कब्जा कर लिया था सरकार का, और उसके आने वाले पैसे से आपने सरकारें चलाई हैं, आपने अपनी कंगाली मेटी है, हिंदू समाज को अपने उसका विस्तार नहीं करने दिया। आज यदि हिंदू समाज के विस्तार की बात हो रही है, उन्हीं के पैसे पर हो रही है, अखाड़ों के पैसे पर ही हो रही है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपकी परेशानी का सबसे बड़ा आधार ये है कि आप केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप जो है समाजों के बीच में विभाजन की बात कर रहे हैं। आप तथ्यों को सामने लेकर के आइए। मोहन यादव जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि हमें वहां अखाड़ों जो हरिद्वार के भांति और यहाँ भी जो है उज्जैन में स्थायी आश्रम के लिए जो है वो तो सबके पास जमीनें हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। तो इसलिए ये केवल ऐसी आलोचना है जिसमें मुकेश नायक जी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो स्वयं कथाकार हैं, यदि वो भी भगवा वस्त्र धारण कर लेते और वहां जाकर के आश्रम संचालित करते, अपने गुरु थे ना पहले, वो तो गृहस्थ थे, दद्दा उनका भी तो जो है एक पंडाल बड़ा लगता था उज्जैन के चिम्मस्त में। तो अब आप भी लगा लीजिए, आप भी दद्दा जी बन जाइए, आपको किसने रोका है? लेकिन इस तरह की बातें करना कि साहब कंगाल हो गया प्रदेश, कहां से कंगाल हो गया प्रदेश? आप सोना मिल रहा है जिस प्रदेश में, हीरा जिस प्रदेश में है, खनिज के अनेकों संसाधन हमने 4 दिन पहले पढ़े हैं। अब आपकी दृष्टि कंगाल हो गई तो आप प्रदेश को कंगाल क्यों बता रहे हैं? आपके पास योजनाएं नहीं थी। आप देखिए कल रीवा में प्रधानमंत्री जी ने जो है कितने बड़े एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। क्या अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तब एयरपोर्ट नहीं बन सकता था? क्या श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे तब नहीं बन सकता था? आज मोहन यादव जी और राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयास से प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यदि बन रहा है, इसका अभिप्राय क्या होना चाहिए? आप कह रहे हो प्रदेश कंगाल हो गया। इस तरह की भाषा ही
जो एक प्रकार से ये अनुचित है। मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है। तो प्रभु जी, आपत्ति तो होना चाहिए, क्योंकि जब आप सरकार में रहते हैं तो रामपथ गमन की बात करते हैं, आप सरकार में रहते हैं तो आप कहते हैं कि महाकाल कॉरिडोर का हमने योजना बनाई थी, श्रेय लेते हैं। और लेकिन विपक्ष में रहते हैं तो क्या जो शर्मा जी कह रहे हैं तुष्टीकरण के उद्देश्य से ये विरोध किया जाता है, या मुकेश नायक अतिशयोक्ति में ये बात बोल गए कांग्रेस को इससे मुड़ जाएगी या मुड़ सकती? और हरिद्वार में भी हमने देखा है कि मेला क्षेत्र से हटके जमीन दी गई है, वैसा ही प्रयास यहाँ भी है। और इससे क्या मध्य प्रदेश का धार्मिक पर्यटन में आप कुछ फायदा होता दिख रहा है? निश्चित तौर पर धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। देखिए क्या है, जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अलग अलग किसी न किसी मठ संप्रदाय उनसे जुड़े हुए होते हैं, और यदि उनके गुरु हैं वहाँ पर, उनके संप्रदाय के महंत का वहाँ पर आश्रम है, तो वो निश्चित तौर पर वहाँ जाएंगे। तो जो 12 साल में जो कथा होती है वो हर साल हर साल कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं आयोजन। तो एक निश्चित ठिकाना हो जाएगा कि जहाँ पर ये आयोजन होते हैं वहाँ पर आ सकेंगे। अब जैसे पूरे देश में युग निर्माण योजना के गायत्री मंदिर बने हुए हैं, आप मथुरा चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, पूरे देश का आदमी यदि मथुरा वृंदावन घूमने आता है, वो गायत्री परिवार से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, कभी साल में एक आध बार या कई सालों में एक आध बार वो गायत्री परिवार से जुड़ा किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ है, वो सीधे वो वहाँ चला जाता है, वहाँ पर वो मामूली सी रसीद कटाता है, बढ़िया कमरा मिलता है उसको, ठहरने रहने और फ्री की भोजन की सुविधा मिलती है उसको, तो उसके बाद वो अपना धार्मिक पर्यटन जो कुछ करता है उसके बाद वो चला जाता है। यही यदि वो होटल में रुकने जाए तो शायद उसका खर्च बहुत ज़्यादा होगा, फिर वो पर्यटन के लिए बार बार आने की सोचेगा नहीं। तो ये धर्म एक संस्थाएं जब ऐसे आश्रम बनाती है तो वहाँ से सुविधा विकसित होती है। और जिस तरह से महाकाल कॉरिडोर बना है, लोगों का आना ज़्यादा हुआ है, तो इसका फायदा भी लोगों को मिलेगा, सस्ते में रह सकेंगे मठ से जुड़े हुए जो लोग आपने बिल्कुल वही स्थिति होगी ब्रजेश जी। तो ये एक बहुत लंबी सोच है, इससे जो है धार्मिक पर्यटन प्रदेश का बढ़ेगा, खासकर उज्जैन जैसी जगह पर जहाँ की श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, जहाँ पर महाकाल है, जहाँ से ओंकारेश्वर पास है, मतलब उज्जैन आके आदमी कई जगह जा सकता है। तो वो एक जगह जब कालों के काल महाकाल हर कोई आना चाहता है, जब से महाकाल लोग बना, आप देखिए वहाँ पे पर्यटक लाखों की संख्या में रोज पहुँच रहे हैं। तो वो जो उस स्थान पर लोगों के रुकने ठहरने, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती कि होटल में रूम लेकर रह सके, तो उसकी क्षमता के हिसाब से उसको जैसे रहना है, उसके भक्ति भाव से आता है आदमी, तो फिर होटल के कमरों में उसकी भक्ति नहीं होगी, तो उसके लिए वो आश्रम में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो भी चीज़ें हैं कई लोगों के लिए, तो एक बहुत बड़ी सुविधा है। इससे निश्चित तौर पर प्रदेश जो है, खासकर उज्जैन ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। आज आप हरिद्वार चले जाइए, आपको होटल खोजने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको पहले किसी न किसी आश्रम में आप जाएंगे, वहाँ जगह यदि नहीं मिलती है किसी आयोजन में, तब फिर आदमी उधर होटल की तरफ जाने की कोशिश, क्योंकि हम गए काहे के लिए हैं, यहाँ वहाँ पर धर्म लाभ लेने के लिए गए, ना कि पर्यटन के लिए गए। तो वही स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो मुकेश नायक जी की एक अपनी राय है, पूरी कांग्रेस की राय यदि इसको लेकर आती है तो फिर समझ में आएगा कि कांग्रेस क्या कहना चाह रही है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वो विपक्ष में है, तो विपक्ष का एक फर्ज समझा जाता है कि हमको विपक्ष में तो हर चीज़ का विरोध करने का मैंडेट मिला है। तो आप जब भी उनसे पूछिए, वो सरकार किसी भी काम की तारीफ नहीं करेंगे, भले काम बहुत अच्छा हो, वो बाद में वो उसका पब्लिकली विरोध करेंगे, अकेले में भले उसकी तारीफ कर दें। तो ये शायद वो उस मैंडेट का की मजबूरी उनकी रही होगी, जिसकी वजह से मुकेश नायक जी बोल गए। ये तो बहुत जानकार हैं, समझदार हैं, सारी चीज़ों को वो जानते हैं, प्रदेश में कहाँ इसका योगदान है। जब वो खुद कथा करते हैं, जब कथा में उनके लोग आते हैं तो उनकी जो श्रद्धालु आते हैं उनकी समस्याओं से वो अवगत होंगे, उनको क्या क्या सुविधाएँ हैं उनकी, वो उनसे वो अवगत होंगे। तो निश्चित तौर पर कह गए, ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं लगता है कि ये राय होगी। क्योंकि जिस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, वो भी मंदिरों में जाते हैं, सोनिया गांधी भी मंदिर में जाती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाते हैं, चुनाव आता है तो फिर वो कांग्रेस एकदम ऐसी धर्म विरोधी बातें नहीं हो सकती है ना। तो वो भी मंदिर जाते हैं क्योंकि वोट चाहिए। लेकिन शर्मा जी, एक तरह से हम देख रहे हैं, चाहे खुले में मास्क की बात हो, लाउड स्पीकर की बात हो, या श्री कृष्ण पथ की बात हो, और अब एक नया फैसला साधु संतों को जमीन देने का, एक धर्म पथ पर बढ़ रही सरकार, तो यहाँ भी तो राजनीतिक फायदे तो होंगे, पर्यटन भी तो बढ़ेगा, लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी। लेकिन राजनीतिक फायदा तो बीजेपी भी देख रही है। यदि कांग्रेस इस हिसाब से विरोध कर रही है कि वो उसको एक वोट बैंक को साधना है, तो इससे तो इनका वोट बैंक भी और मजबूत होगा। खास बात ये है, सबसे खास बात ये है कि उज्जैन में जिस तरीके से पब्लिक बढ़ रही है, और आप जो है उस पब्लिक के बढ़ने की परिस्थितियों को किस प्रकार से समेटेंगे, लोगों को अकोमोडेशन कैसे उपलब्ध कराएंगे, ये भी एक दूरदृष्टा प्रोग्राम बातचीत है। मोहन यादव जी ने
केवल उज्जैन के लिए नहीं सोचा, पूरे देश भर के जो श्रद्धालु उज्जैन आने लगे हैं, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उनके लिए भी विचार किया है कि हम आने वाले समय में किस प्रकार से लोगों को रोकेंगे। तो जब साधु आश्रम बन जाएंगे, आश्रम में धर्मशालाएं बनेंगी, धर्मशालाओं के अलावा वहां शिक्षण संस्थाएं बनेंगी, उसके बाद स्वास्थ्य के केंद्र बनेंगे और जो विद्यालय संस्कृत के बनेंगे, ये सब बनेंगी, जो वहां की व्यवस्थाएं होने वाली हैं। हाँ, ये भी तय हुआ है उसमें कि अस्पताल कैसे बेहतर हो, वहां पे स्कूल कॉलेज कैसे बेहतर हो। ये सभी जगह, सभी आप वहां देख लीजिए, हरिद्वार में वहां भी जो अखाड़े क्षेत्र है या महामंडलेश्वरों के जो क्षेत्र है, उनके अंदर औषधालय बने हुए हैं और वहां जो है इलाज होता है सब प्रकार का। तो आप उसको समझिए, इसका बड़ा बेनिफिट होने वाला है। एक कोरी टिप्पणी कर देने से काम नहीं चलने वाला। समझदार लोगों को समझदार भरी बातें करना चाहिए। जब तक मुख्यमंत्री जी ने 1 बजे पत्रकार वार्ता का खबर आई, 1 बजे वाली की 5 बजे आपने बाइट ले ली होगी, 5 बजे तक उनको यही नहीं मालूम कि निर्णय क्या हुआ है, बातचीत क्या हुई है, उनने किन से पूछा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो उज्जैन के डेवलपमेंट का विषय और उसके साथ पूरे मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट का विषय और फिर देश के लोगों की सुविधा का विषय, ये एक ऐसा है जिसके अंदर फिर मैं एक बात दोबारा लेकर के आ रहा हूं, देश भर में जो एक वातावरण निर्मित हो रहा है उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जब मुस्लिम समुदाय खुल करके भाजपा के विरोध में वोट दे रहा है और उस वोट का बड़ा हिस्सा कांग्रेस को लेकर 99 सीट तक पहुंच गए, तब आप कैसे कह सकते हो कि हम जो है अन्य समुदाय किसी और को वोट न दे या वो वोट की पॉलिटिक्स न करे। देखिए, सरकारी निर्णयों में यदि भेदभाव होता है तब जाकर के ये कहा जा सकता है कि आप गलत काम कर रहे हैं। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव में वोट पाने के लिए यदि कोई राजनीतिक दल कोई निर्णय लेता है, किसी के प्रति झुकाव करता है या किसी का समर्थन करता है, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप नैतिकता के नाम पे तो कांग्रेस को सरकार दे दोगे, इनको दे दोगे, अपने अखिलेश यादव को, क्या किसको दे दोगे आप? कम से कम देश में एक स्पष्ट विजन के साथ काम करने वाली लीडरशिप के पास यदि मान लो वोट के लिए भी विजन है तो है, लेकिन उससे देश का भला हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये एक पक्ष देखना पड़ेगा। आप देखिए, एक बड़ा मुद्दा उठने लगा, मैं एक लाइन जरूर थोड़ा सा है मैं बोल रहा हूं, जिसमें ये कहने लगे कि एक शब्द हम लोग मीडिया के लोग भी प्रचलन में ले आए हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, मुस्लिम क्षेत्रों में से यात्रा निकली इसलिए गड़बड़ हो गई। बताइए, इस देश में हिंदू क्षेत्र और मुस्लिम क्षेत्र कहां से हो गए? सब भारत का क्षेत्र है। आप ऐसे कैसे बांट सकते हैं? तो ये जो भावनाएं डेवलप की जा रही हैं, इन्हीं भावनाओं का एक प्रमाण आज मुकेश नायक जी जैसे समझदार विद्वान व्यक्ति ने, पता नहीं इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं वो, कि उनने जो है इस तरह की कैदी साहब मुफ्त में दे रहे हैं और गरीब हो गया। जो जिनकी धारणा अवधारणा अपने राज्य के प्रति इस प्रकार की है, आपको भी लंबे समय सरकार दिया, 2003 तक सरकार बनाने का मौका खूब दिया था, आपने क्यों कंगाल बना लिया? या ये भाजपा वाले सरकार में आए तब से केवल कंगाल ही बनाए जा रहे हैं और प्रदेश की जनता बेवकूफ है जो इनको फिर से मौका दिए जा रही है। आज तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे मिले, बोले कह रहे हैं कि हमारे जीवन काल में शायद ही कांग्रेस की सरकार आए। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं मैं, युवा है। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा मत बोलो, आपका जीवन भगवान करे बहुत लंबा चले। लेकिन वो कह रहे, अब जब ऐसी मानसिकता उनके घर में बैठे हुए लोगों की बन रही, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? और ये आलोचना करके वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। कुछ दिग्विजय सिंह जी करा करते थे, कुछ मोहनियाती ये जो है अपने मुकेश नायक जी करने लग गए। तो शर्मा जी, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि मानसिकता में बदलाव आए और इस तरह से भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि इस तरह से बयान ना दे। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मोहन सरकार धर्म पथ पर चल रही है और धार्मिक एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस को क्या होगा? हर निर्णय पर उसको सिर्फ खिलाफत करना है, विरोध करना है। क्या इससे कहाँ पार्टी अपने लिए फ़ायदा ढूंढ रही है या इससे बीजेपी को और फ़ायदा हो रहा है? लेकिन ये फैसला निश्चित तौर पर दूरगामी है और इसके दूरगामी परिणाम भी अच्छे आएंगे, क्योंकि जो प्रभु जी ने बताया कि लंबी सोच के साथ निर्णय लिया है। शर्मा जी ने भी कहा है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा और मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।